हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 69 बीपीएससी का जो है डेट वो आपका जारी हो चुका है। 30 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है और ऐसे में अभी आपके पास जो है 20 से 22 दिन का टाइम बच रहा है। तो वैसे में आपके द्वारा जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ी गई है उसको समराइज करने का टाइम आ गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक रिविजन सीरीज प्लान किया है। इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे क्या कि जो भी हॉट टॉपिक है जो जिससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे हॉट टॉपिक के ऊपर जो है आपको प्रैक्टिस सेशन करवाया जाएगा। इसमें आपको 15 क्वेश्चन ऐसे करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको करवाया जाएगा और ये डेली बेसिस पे करवाया जाएगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, उसके 2-3 दिन पहले तक ये आपको करवाया जाएगा। ठीक, तो ये आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। कारण ये है कि ये जो पूरे लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद ही ये लाया गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सारे सेक्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे इंक्लूडेड है। साथ ही जो क्वेश्चन का टाइप है वो आपका जो है इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रखे गए हैं। ठीक, स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि इस बार का जो पैटर्न है उसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड की गई है। 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग है। तो आप जब भी इसे अटेम्प्ट करें तो उसी तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास करें कि मतलब किस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, किसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखो, आप क्वेश्चन के लेवल से जो है उस मतलब निगेटिव आपको थॉट नहीं लाना है अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है तो। कारण क्या है कि हम लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट रखना जानबूझ के यहाँ पे लिया ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न पे से रिलेटेड चीज़ों को आपका क्लियर हो जाए। खैर, बिना ज़्यादा देरी किए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन है डॉक्टर माधव हांडा, मधु कांकरिया, मोहन कृष्णा बोहरा या एदन सिंह भाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर माधव हाड़ा। देखो, ये डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी पुस्तक है। इस पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए जो है ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। किन्हें? तो माधव हाड़ा को। ये उनका इमेज है और ये है कहाँ के? तो ये आपका उदयपुर के हैं, उदयपुर के हैं। ये बिहारी पुरस्कार सिर्फ नाम का बिहारी पुरस्कार है। ये आपका राजस्थान के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक, कारण ये है कि जो बिहारी लाल थे, कवि बिहारी लाल, वो राजस्थान के कवि थे और उन्हीं के नाम पे जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो 1991 से दिया जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट नहीं बल्कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 1991 से दिया जा रहा है। और जो 32वां आपका बिहारी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है पचरंग चोला पहल सखीरी के लिए जो है किन्हें? तो माधव हांडा को। और बाकी के अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो ये आपका जो है जो मधु कांकरिया थे इन्हें 31वां दिया गया था। मोहन कृष्णा बोहरा को जो है वो 30वां बिहारी पुरस्कार और एदन सिंह भाटी को जो है वो 29वां बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें एक चीज़ आप और याद रखिए कि इस प्राइज के अंतर्गत जो है वो 2.5 लाख रुपये जो है वो दिए जाते हैं। साथ ही एक प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। आगे निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में ब्रिक्स की बैठक हुई है और अगस्त में, और उसमें जो है कई देशों को शामिल किया गया, 6 देशों को जो है उसमें शामिल किया गया ब्रिक्स के अंतर्गत। तो आपका जो है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो आपका सितंबर में है। तो अगस्त तक का करंट अफेयर्स जो है वो आपका पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप और दूसरी बात ये आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पे जो है वो आपका अप्रैल से लेके, ठीक है, अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसे एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे बताया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियो को भी देख सकते हैं दर्पण से रिलेटेड, और काफ़ी अच्छे से जो है इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया गया। आपका अच्छे से रिवीजन ही भी हो जाएगा करंट के टॉपिक का। तो आते हैं वापस इस प्रश्न पे। पूछा जा रहा है कौन ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को जो है वो उसे शामिल नहीं किया गया। बाकी सऊदी अरब, यूएई और मिस्र, ये सारे देश जो है इसमें इंक्लूडेड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिक्स में जो अभी 5 मेंबर थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, और अब जो ये 6 नए मेंबर को इसमें शामिल किया गया है। एक अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब
और यूएई। तो ये 6 कंट्री जो है यहाँ पे दिए गए हैं। आप इसे ध्यान से रखना। ईरान जो है, ईरान को आपको इराक से कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इराक जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, और जो अर्जेंटीना है वो आपका साउथ अमेरिका का हो गया। ठीक, तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये दोनों साउथ अफ्रीका के हो गए। जो इजिप्ट और इथोपिया है ये आपका जो है वो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट हो गया। साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और इथोपिया ये 3 कंट्री अब जो है वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के हो गए। और गल्फ कंट्री में जो है ईरान, सऊदी अरब और यूएई ये 3 कंट्री जो है इसे मौका दिया गया। हालांकि ये प्रभावी आपका होगा 1 जनवरी 2024 से ये इनकी जो सदस्यता है वो प्रभावी होगी, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सारी कंट्री जो है वो आपका शामिल किया गया है। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन है मैथिली ठाकुर, नीरज चोपड़ा, ईशान किशन या महेंद्र धोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखो, एक तो आपका ब्रांड एम्बेसडर बिहार के व्यक्ति को बनाया गया और ऊपर से पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इस संस्था के द्वारा। ऐसे में ये काफ़ी आपका जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा किसे, मैथिली ठाकुर को। और एनआईडीएम के बारे में अगर बात करें तो ये आपका इसकी ये जो है आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। और जो मैथिली ठाकुर है ये अगर पूछा जाए किस जिले की हैं तो ये आपका मधुबनी जिले की है, मधुबनी जिले की ये हैं। और इन्हें जो पहले भी कई सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। जैसे बिहार का जो है ये जो खादी भंडार है, ठीक है, बिहार का खादी और हैंडीक्राफ्ट है उसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया जा चुका है। खादी और हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया था। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए भी जो है इन्हें आइकन के रूप में चुना गया है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार पर्यटन के द्वारा भी जो है मैथिली ठाकुर को एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। देखते हैं आगे। यहाँ पे उनका इमेज देख सकते हैं। मैथिली ठाकुर एक लोक गायिका हैं, उन्हें बनाया गया है। लोक गायिका कहाँ की है तो मधुबनी की बेनीपट्टी की ये जो है लोक गायिका हैं। आगे है, आगे जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो आपका एनिशिएंट इंडिया का है। पूछा ये जा रहा है कि यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और बुद्ध को देवता के रूप में नहीं बल्कि महापुरुष के रूप में मानते हैं तथा इनका सर्वोच्च सिद्धांत जो है अरहत की प्राप्ति करना है। तो अरहत की प्राप्ति करना ये बोला जा रहा है। तो ये उपरोक्त कथन जो है वो किससे संबंधित है, महायान, हीनयान, वज्रयान या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीनयान। हीनयान से जो है ये स्टेटमेंट आपका रिलेटेड है, क्योंकि हीनयान के जो लोग हैं वो आपको बुद्ध को देवता के रूप में नहीं बल्कि महापुरुष के रूप में देखते हैं और उनका जो सर्वोच्च सिद्धांत है वो अरहत की प्राप्ति करना है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना है। ठीक, अब ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। हीनयान वाले जो है वो अनिश्वरवादी होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं और निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो है निर्वाण प्राप्ति के उपदेश को वो मानते हैं और बुद्ध को ये एक महापुरुष मानते हैं, वो देवता नहीं मानते। जबकि जो महायान के लोग हैं, महायान के लोग जो है बुद्ध को देवता के रूप में कंसिडर करते हैं और इनके द्वारा जो है जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती है, जबकि हीनयान वालों के द्वारा जो है ये पाली लैंग्वेज यूज किया जाता है। ठीक, और जो महायान के लोग हैं ये अनिश्वरवाद पे अनिश्वरवाद नहीं बोधिसत्व के ऊपर जो है वो इनका बिलीव है। बोधिसत्व के ऊपर इनका जो है बिलीव है, बोधिसत्व की अवधारणा को जो है ये मानते हैं महायान के लोग। और आपको ये भी बता दें ये जो हीनयान और महायान है जो आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडल वन में, वहाँ पे ये जो है बिखर के मतलब जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, आपका हीनयान और महायान। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। और जो वज्रयान है, वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म का एक तंत्र मंत्र जो है उस पे बिलीव करने वाला एक आप मान सकते हैं कि पंथ है बौद्ध धर्म का। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है बलवन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज का मुख्य अधिकारी कौन होता था, काजी उल कजात, आमील, आमीर मुमालिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आमीर मुमालिक। आमीर मुमालिक जो है वो बलवन के द्वारा जो दीवाने अर्ज की स्थापना की गई थी उसका मुख्य अधिकारी होता है। अब बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है कि दीवाने अर्ज क्या था, तो दीवाने अर्ज जो है वो आपका सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज।
ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो बलबन के द्वारा किया गया था। और बलबन ने जो है और भी कई सारी चीज़ें किया था, जैसे सिजदा एवं पैगोस की जो विधि है वो लाया था। और इसी ने जो है वो का जो शासन है उसमें बोला कि हम लोग जो है वो ईश्वर के बाद हम लोग का स्थान आता है, तो वो चीज़ भी बलबन के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा बलबन ने जो है वो तुर्कानी चहलगानी जो है उसको समाप्त करने का काम करता है। तुर्कानी चहलगानी जो है, चिहलगानी या चहलगानी जो भी, उसे जो है समाप्त करने का काम करता है बलबन के द्वारा। ये 40 सरदारों का जो है गुलामों का एक संगठन था और उसे समाप्त करता है ये। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया जाता है, ठीक, वो बनाया था और बलबन जो है इसे समाप्त करता है। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। बाकी की अगर ऑप्शन की बात करें तो जो काजी उल कजात है वो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, और जो आमील है वो परगना का जो है मुख्य अधिकारी होता था। इसमें एक और आपको बताया गया मजुमदार के बारे में। तो मजुमदार जो है वो दिल्ली सल्तनत में उधार दिए गए जो धन है उसका हिसाब रखने वाला व्यक्ति होता था मजुमदार। तो ये सारी फैक्ट को आप याद रखिएगा। आगे जो है आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वह अर्थात अंग्रेज ढाका को नई मुस्लिम बहुल प्रांत अर्थात पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाएंगे, जिससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी जो मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि जो अंग्रेज है वो मुस्लिम बहुल प्रांत अर्थात पूर्वी बंगाल को जो है ढाका को जो है पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाएंगे, जिससे जो है मुसलमानों में एकता बढ़ेगी और मुगल शासक जो है के टाइम में उन्हें जो सम्मान प्राप्त होता था वो जो है उन्हें प्राप्त होगा। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? देखो ऑप्शन अगर देखें तो रिस्ले, कैनिंग और कर्जन और लॉर्ड मिंटो प्रथम है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ोगे तो ये पूर्वी बंगाल की बात कर रहा है और अलग करने की बात कर रहा है। तो ये आपका जो संबंधित है वो आपका बंगाल विभाजन से संबंधित है, बंगाल विभाजन। ठीक है, तो अब वैसे में आप के लिए अब इजी हो जाएगा इसे जो है छाटना। जो कर्जन है वो आपका बंगाल विभाजन के समय जो है आपका वाइसराय था, तो ऐसे में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही जो है ये स्टेटमेंट दिया था कि ढाका को जो हम लोग पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाएंगे। तो आप इस तरीके से जो है मतलब चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके उसे एनालिसिस करके जो है बाकी के ऑप्शन से इसे छाट कर आप करेक्ट आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और चूंकि अब 1/3 हो गया तो वैसे में जो है आपको अगर कट ऑफ को आप पार नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका अटेम्प्ट बहुत कम हो रहा है, तब वैसे में आप इस विधि को आप अपना सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है बिहार के किस व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी राय साहब की उपाधि वापस लौटा दी थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद या सच्चिदानंद सिंह। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद के जो भाई थे महेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो असहयोग आंदोलन के समय अपनी राय साहब की जो उपाधि है वो वापस कर दिए थे। वहीं अगर नेशनल लेवल पे देखें तो महात्मा गांधी ने जो है वो कैसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था, और जमनालाल बजाज ने जो है अपनी राय बहादुर की उपाधि को जो है वो वापस कर दिया था। एक और नाम मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उन्होंने जो अपनी सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि है वो वापस की थी, लेकिन ये जो उन्होंने वापस किया था वो आपका जलियांवाला बाग के हत्याकांड जब हुआ था उस टाइम इन्होंने वापस किया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, टैगोर के द्वारा ये सर की उपाधि वापस की जाती है। ठीक, और आपको मालूम होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब होता है? तो ये आपका 13 अप्रैल को होता है। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देखो ये क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का है, यहाँ मतलब एग्जैक्ट ये फिगर पूछ लिया गया है पहले कि बिहार का जो जनसंख्या है वो कितना है। तो याद रखिएगा बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है। ठीक, तो ये पूरे आप डिजिट को याद रखिए, 10,40,99,452 जो है बिहार की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसमें भी अगर बात करें कि इसमें जो है कितने परसेंट पुरुष जनसंख्या है, तो 52.14% जो है आपका पुरुष है और 47.86% जो है वो आपका महिला है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप याद रखें। अगर पूछा जाए भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है बिहार की जनसंख्या है, तो ये आपका जो है 8.6% हो जाएगा। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है मृग मरीज का प्रकाश के किन गुणों का परिणाम है? ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन,
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखो जो मरीज का है वो जो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उन दोनों के कारण होता है। और ये देखा कहाँ जाता है, तो एक तो आपका रेगिस्तानी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं वो आपको उल्टा दिखाई देता है, और जो ठंडे वहाँ पे उसे बोला जाता है मृग का या मिराज बोला जाता है। और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे भी देखा जाता है मरीज का, और उसे लूमिंग कहा जाता है। क्या कहलाता है? लूमिंग। इसमें होता क्या है, जैसे एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है रेगिस्तानी क्षेत्र का। रेगिस्तान क्षेत्र में अगर मान लो ये कोई वृक्ष है, ठीक, तो ये वृक्ष जो है, इमेज उतना अच्छा नहीं है, आप बस कंसीडर कर लेना कि ये तो आपको मालूम होगा कि जो गर्मी के कारण जो है पृथ्वी के नज़दीक की जो वायु है वो आपका क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा, और उसके ऊपर का वायु जो है वो इसके कंपेरिजन में जो ये थोड़ा ठंडा होगा, अर्थात ये जो आपका सघन वायुमंडल होगा, ठीक है, सघन वायु होगा। तो जब प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से गुजरती है तो ये क्या करता है कि अभिलंब की ओर ये मुड़ जाता है, ठीक। अभिलंब की ओर मुड़ने के बाद तो यहाँ पे क्या हो गया कि सघन माध्यम से जो है वो विरल माध्यम की ओर जा रहा है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा, और फिर यहाँ से क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बाद इसका इमेज जो है वो हमारे आंखों तक पहुँचता है, ठीक। तो हमें ये जो है उल्टा प्रतीत होता है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये किसके कारण हो रहा है? एक तो बर्तन की क्रिया हो रही है और दूसरा जो है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्रिया हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिलता है, और यही आपका देखने को मिलता है ठंडे प्रदेश में। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो इमेज है, जैसे अगर यहाँ पे देखें, ठीक, तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि अगर कोई भी एक वस्तु यहाँ पे है तो वो क्या होगा कि वो आपको हवा में प्रतीत होगा लटका हुआ, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। एक मिनट, तो हवा में लटका हुआ दिखाई देता है, तो वो किसके कारण दिखाई देता है? तो उसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का जो पुनः परावर्तन की घटना है, इन दोनों जो प्रकाश के घटनाएं हैं उनके कारण ही जो है आपका मिराज बनेगा, अर्थात वो आपका फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है शरीर की अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क को जो है बोला जाता है कि बाकी अंगों की तुलना में जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये बहुत सारे जो उपापचय की क्रियाएं हैं उसे करने का काम करता है, ठीक। और एक मतलब डेटा बताया जा रहा है कि प्रति मिनट जो है अगर हम अपने ब्रेन के एक छोटे से पार्ट का 100 ग्राम अगर पार्ट की बात करें ब्रेन का, तो वो जो है वो उत्तक जो है कितना ऑक्सीजन की उसे नीड होता है? तो 3.5 ml का नीड जो है उसे होता है, ठीक है, एक ब्रेन के छोटे से हिस्से को। तो इस तरीके से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा ब्रेन जो है उसे सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ऑक्सीजन के संबंध में सत्य है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ये आपका सही है। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, और ये कितना पाया जाता है? तो ये 46.08% जो है ये पाया जाता है पृथ्वी पर, 46.8%, ठीक। और अगर बात दूसरा स्टेटमेंट को देखें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद जो है दूसरा सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा विद्यमान है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आपको मालूम होगा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो सर्वाधिक है, 78% के आसपास है, और जो ऑक्सीजन है वो आपका 20.29% जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलती है वायुमंडल में, ठीक। इसके बाद आपका किसका नंबर आता है? तो आर्गन का नंबर आता है, और आर्गन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और एग्जाम में जो आपका पूछ लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, तो वो होता है 0.03%, ठीक। अगला है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। एक और चीज़ होता है कि जो जल होता है, जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है अगर वेट के अनुसार देखा जाए तो ये आपका जो है 88.9% जो है वो आपका जल में जो ऑक्सीजन की जो भार है वो होता है। आगे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का डी नंबर, उपरोक्त में एक से अधिक, अर्थात सभी जो इसमें सही है। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत के चुनाव की व्यवस्था की गई है? ठीक है, पंचायत के चुनाव की व्यवस्था किस अनुच्छेद की तहत किया गया है? ऑप्शन है 243, आर्टिकल 243 डी, 243 एच या
243K, तो सही आंसर हो जाएगा 243K। देखो जो पंचायत का चुनाव है वो 243K के तहत जो है वो आर्टिकल 243K के तहत हमारे संविधान में वर्णित है। आपको मालूम होगा कि आपका जो 72वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 72वां नहीं बल्कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को इंक्लूड किया गया था। और इसी के बाद जो है आर्टिकल, पहले भाग आप जान लो, भाग 9 के तहत जो है भाग 9 और आर्टिकल 243 से लेके न तक जो है पंचायती राज व्यवस्था के आर्टिकल के बारे में, मतलब उसके बारे में जो है बताया गया था। टोटल जो है 16 ऐसे आर्टिकल है जो इसमें इंक्लूडेड है पंचायती राज व्यवस्था से, और उसी में से पूछा जा रहा है कि जो पंचायत का चुनाव है वो किस आर्टिकल में वर्णित है, तो वो आपका 243K के तहत वर्णित है। वहीं अगर बात करें पंचायतों के गठन की, तो वो आपका जो 243C के तहत वर्णित है। और एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है 243D। देखो सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जो है वो किया गया पंचायती राज व्यवस्था में। अगर 73वां संविधान संशोधन को देखें तो उसमें बोला गया था कि 33% जो सीट है, 33% सीट जो है वो आपका महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बोला गया कि हम लोग 50% जो है आरक्षण जो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को देंगे। तो ये पूछा जाता है कि महिलाओं को जो ये आरक्षण प्राप्त होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 243D के तहत ये प्रावधान किया गया है। वहीं जो है पंचायतों को करारोपण की जो शक्ति है वो आपका 243H के तहत किया गया है। और पंचायतों का चुनाव तो मालूम है कि के तहत होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो पंचायत का चुनाव है वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो जो है निरंतर जो है एक टाइम इंटरवल के ऊपर जो है पंचायतों का चुनाव करवाते रहे। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है, 11, 12, 13 या 10, तो सही आंसर हो जाएगा 13। वर्तमान में जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो आपका 13 नहीं बल्कि 12 है, सॉरी, जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो आपका 12 है। अगर मई 2023 की स्थिति को देखें तो देश में जो है 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन है, तो आपका सेल है, फिर उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, गेल है, फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, एनटीपीसी हो गया, वेल हो गया, बीपीसीएल हो गया और एचपीसीएल, और फिर आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है ये आपका 12 जो है महारत्न कंपनियां वर्तमान में है। वहीं अगर नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 13 जो है नवरत्न कंपनियां वर्तमान में मौजूद है भारत में। और जो आपका 13वां है वो रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है वो 13वां बनाया गया है, और इसी के कारण ये जो है चर्चा में था। और इसी ये आपका जो है इंक्लूडेड, और इसका चर्चा मैंने किया था जो आपका जुलाई 2023 का प्रतियोगिता दर्पण है उसमें ये चीज़ें दी गई है, और वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को बतलाया था। और अभी जो फैक्ट है वो आपको बतलाए गए हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके दर्पण की पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपका काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ से करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। ये सारे जो है आपका MCQ फॉर्मेट में कवर किया गया है। अगला प्रश्न जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। पूछा ये जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का स्थिर कीमतों पर GSDP में वृद्धि दर कितनी देखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10.98%। ठीक है, 10.98% की वृद्धि जो है बिहार के GSDP में अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद में देखी गई है। अब अगर बात करें तो ये जो है देखो, ये जो आपको लिया गया है ये आपका जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है वहाँ से ये लिया गया है, अर्थात पूरा जो ये ऑथेंटिक है। आप उस पर जो है देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में जो जोरदार वापसी हुई है, और जो स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है GSDP है उसमें जो है 10.98% की वृद्धि देखी गई है। और यह जो वृद्धि है वो आपका नेशनल लेवल से भी ज़्यादा है। नेशनल लेवल कितना है, तो 8.68% है। आपको याद होगा कि BPSC जो है वो कंपेरिजन के तौर पे क्वेश्चन को पूछ देता है नेशनल लेवल से। तो अगर बोला जाए कि बिहार में 2021-22 में जो है जो GSDP में वृद्धि देखी गई है वो राष्ट्रीय स्तर पे GDP की जो वृद्धि है, ठीक है, GDP की वृद्धि से लगभग आपका जो है 2.3% अधिक वृद्धि देखी गई है, तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 8.68 है और यहाँ 10.98 अर्थात 2.30 की यहाँ पे वृद्धि देखी जा रही है। भारत की जो वृद्धि है उससे ज़्यादा बिहार में ये वृद्धि दर्ज किया गया है।
और ये जो आपका दिया हुआ है कि 2020-21 में जो है वो जो निगेटिव ग्रोथ रेट जो है देखा गया था। फिर ये आंकड़ों के रूप में दिया गया है कि जो स्थिर कीमत है उस पर जो हमारा जीएसडीपी का वृद्धि हुआ है वो हुआ है 428.06 हजार करोड़ की वृद्धि देखी गई है। लेकिन जो वर्तमान मूल्य है उसमें अगर देखा जाए तो ये 675.45 हजार करोड़ की वृद्धि देखी गई है आपका जीएसडीपी में। आगे मैथ के क्वेश्चन को भी यहाँ इंक्लूड किया गया। नंबर सिस्टम का ये प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अनुक्रम 7, 10, 13 का कौन सा पद, उसके बाद डॉट है, उसके बाद कौन सा पद जो है 151 है। ठीक, तो ये पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर जो पहला टर्म है वो आपको किया से डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। और अगर यहाँ पे देखें डिफरेंसेज को तो आपको 3 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। और आपने पढ़ा होगा टेंथ टर्म मतलब nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपका टेंथ टर्म कौन सा है तो 151वां जो टर्म है उसके बारे में हमको मालूम करना है। ठीक, तो 151वां टर्म कौन सा है। उसके बाद फिर एक को अगर हम ये लोग यहाँ पे पुट करें तो वो हमारा हो जाएगा 7 प्लस फिर n हमारा कितना है तो डी हमारा कितना है तो डी हमारा 3 है। जो डिफरेंसेज है वो कितना है 3 है। n हमें निकालना है n-1 इंटू 3, ये 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये आपका 7 जो है इधर आ जाएगा। ठीक, पहले पूरे इक्वेशन को हम लोग पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद तो 7 प्लस ये आपका 3n हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका घट के 4 हो गया। और फिर जब इसे हम लोग इधर लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 147 और ये हो जाएगा 3n। तो 3n इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 147 हो गया। तो अगर हम लोग 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49। तो हमारा जो टर्म हो गया वो हो जाएगा 49वां टर्म जो है वो हमारा होगा 151। ठीक, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल जो 15 क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है। और अगला जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जो आपका होमवर्क सीरीज होगा 8 सितंबर को जो हम लोग कल देखने वाले हैं उसमें आपको कवर किया जाएगा, मौर्य को देखा जाएगा। उसके बाद फिर मिडाइवल में अकबर, फिर चंपारण, बिहार की नदियाँ, बिहार का बजट, न्यायपालिका, विद्युत, धातु, पादप हार्मोन, पंचवर्षीय योजना, भूकंप, फिर अगस्त का करंट अफेयर्स चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, ये तीनों को कवर किया जाएगा। और मैथ में जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस को जो है कवर किया जाएगा। तो इन सारे टॉपिक को जो है आप एक बार और रिवाइज कर ली और इन सभी के ऊपर जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा जो है आपको ये सीरीज लगा है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर आपको कोई लगता है तो आप जो है वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। और अभी तक आपने जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको जो है समय पे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।